हेलो और यस माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। हम इस चैनल पे दृष्टि की मंथली मैगज़ीन कवर करा रहे हैं जो कि है करंट अफेयर्स टुडे। इस पे नवंबर की सारी जो मैगज़ीन है वो कवर हो चुकी है और ये है दिसंबर का और इसमें पॉलिटी कवर हो चुका है। और आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं टॉपिक क्या क्या है इकोनॉमिक्स में। पॉलिटी का जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा भारत में समलैंगिक विवाह। और आज से शुरू करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स। और इसमें है पहला टॉपिक पाम ऑयल उत्पादन का बढ़ता लक्षण बढ़ता लक्ष्य सॉरी टारगेट। देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो भारत सरकार का लक्ष्य जो है वो नए वृक्षारोपण के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी नेशनल ईडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम के तहत 2030 तक घरेलू जो पाम ऑयल है उनके उत्पादन को 0.3 मिलियन टन के मौजूदा स्तर से बढ़ा करके 1 मीट्रिक टन करना है। तो ये जो मौजूदा स्तर है हमारा अभी 0.3 मिलियन टन, उसको 1 मीट्रिक टन करना है पाम ऑयल को, जो ईडिबल ऑयल है, जो खाने योग्य ऑयल है। तो आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल जो पाम है वो क्या है। तो ये खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम यानी कि नेशनल ईडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम नामक एक योजना है, ठीक है, जिसमें 11,040 करोड़ के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था 2021 में, जिसमें से केंद्र का जो हिस्सा है वो है 8,844 करोड़, जबकि शेष जो है राज्य सरकार द्वारा वरीयतायित है, यानी कि उनके द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। और रोपण सामग्री के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योगदान दिया जाएगा। तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है कि रोपण के लिए जो सहायता है वो वित्तीय और जो वित्तीय है अपार्ट फ्रॉम 8,844 राज्य जो है वो 2,196 जो है करोड़ रुपए राज्य द्वारा लगाया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी, योगदान दिया जाएगा। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि यूरोपीय संघ जो है उसने भी पाम ऑयल उत्पादन से संबंधित यूरोपीय संघ निर्वनीकरण मुक्त विनियमन के माध्यम से वनों की कटाई और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तो जो ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे भी इस तरीके के कदम उठाए गए हैं पाम ऑयल को संरक्षित करने के लिए। तो इसके अलावा जो है 2030 तक पाम ऑयल जो आधारित जैव ईंधन है उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास अब ईडिबल ऑयल के लिए हो गया है, ना कि जैव ईंधन की तरफ। तो इसको चरणबद्ध तरीकों से समाप्त किया जाएगा। तो मलेशिया द्वारा जो चीन को है पाम ऑयल के निर्यात को सालाना 2 गुना करने के समझौते पर हस्ताक्षर करना, वनों की कटाई से जुड़ी जो वस्तुओं पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध है उससे संभावित राजस्व घाटे की भरपाई करने के लिए एक कदम है। तो यहाँ पे जो मलेशिया है वो चीन को ऑयल सप्लाई करता था, निर्यात करता था। तो इसमें क्या है कि उन्होंने समझौता किया हुआ था, लेकिन जो यूनियन संघ है, यूरोपियन यूनियन संघ, उन्होंने इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब जो नए मसौदे आए हैं पाम ऑयल को लेकर के 2030 तक, जो भी हम लोगों ने देखा ऊपर, तो उसके हिसाब से जो मलेशिया को घाटा होने वाला था, राजस्व घाटा, उसकी भरपाई हो पाएगी। देखते हैं पहले कि पाम ऑयल होता क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो पाम ऑयल जो है खाद्य वनस्पति ऑयल है, ठीक। जो पाम अर्थात जो ताड़ होता है उसके फल के मेसोकॉर्प्स जो होते हैं, लाल रंग का गुदा होता है ताड़ का पेड़ से प्राप्त होता है। ये ताड़ के पेड़ जनरली गांव वगैरह में पाए जाते हैं और टारगेटेड रूप से भी उगाए जाते हैं। और साउथ के साइड पे जहाँ पे ज़्यादा वर्षा की संभावना होती है उस तरीके के एरिया में ताड़ का पेड़ उगाए जाते हैं और पाए जाते हैं। खाद्य तेल के रूप में और सौंदर्य प्रसाधन संस्कृति पदार्थ, केक, चॉकलेट, स्प्रेड, साबुन, शैम्पू, सफाई उत्पादनों से लेकर के जैव ईंधन तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है इसका इस्तेमाल जो होता है। डीजल बनाने में कच्चे पाम ऑयल के उपयोग को ग्रीन डीजल के ब्रांड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाम ऑयल जो है उससे संबंधित, मतलब यानी ताड़ का जो पेड़ है उसका इस्तेमाल खाद से लेकर के
मतलब खाद्य उपयोगी ऑयल से लेकर के, उसके बाद जो कॉस्मेटिक्स पदार्थ हैं उनसे लेकर के आपको इन जो ग्रीन डीजल है वहाँ तक उपयोग में है। तो आपको मालूम है इस तरीके के जो डीजल है या बायोडीजल हैं वो कैसे बन पाते हैं, यानी वेस्ट पदार्थों से बन पाते हैं, जिसके लिए आपको पेड़ की कटाई करनी पड़ेगी, ना कि केवल फल के रूप में ही आपको उपयोग करने से ये डीजल प्राप्त होगा। तो अभी का जो मसौदा है वो इस हिसाब से है कि ये जो रूप है डीजल का जिसमें पेड़ को काटना पड़े, उस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है और सिर्फ पाम ऑयल को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि खाने में एडिबल ऑयल को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि उसके फल का इस्तेमाल किया जा सके। तो ईयूडीआर की जो प्रतिक्रियाएं, ईयूडीआर क्या है, तो जो यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 जो देश शामिल हैं, उनका एक ग्रुप है जो डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, जिसका अर्थ है ईयूडीआर, उसके लिए स्टैंड करता है। मतलब कि ये जो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए फ्री प्रोडक्ट्स, जो बिना किसी पेड़ों को काटने के जो प्रोडक्ट्स उत्पन्न हो सकते हैं, उनको प्रमोट करता है। तो ये डिफॉरेस्टेशन के लिए है रेगुलेशन, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, यहाँ पे रोज़मर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति जो है श्रृंखला में निर्वनीकरण यानी कि डिफॉरेस्टेशन को समाप्त करना है। 2030 को लक्ष्य मान करके ब्रुसेल्स में 2023 में एक कानून अपनाया गया है और यूरोपीय संघ में विक्रय के इच्छुक पाम ऑयल निर्यातकों पर प्रशासनिक भार डाला गया है, जो क्रय विक्रय मतलब बेचते हैं। उनके अलावा जो जैव ईंधन, पाम ऑयल और वनों की कटाई, पाम ऑयल नीति तथा वनीकरण यानी कि डिफॉरेस्टेशन कानून के मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। यानी कि मेन इनका ये है, रोज़मर्रा के यूज़ है उनके लिए जो भी है कि बस पेड़ मत काटो और उसके बाद उपयोग कर सकते हो उन वस्तुओं का, वो ठीक है, जिसके लिए पेड़ को काटने की ज़रूरत ना पड़े, उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। और जो जैव ईंधन और भी बाकी सारी ऐसे कार्य जिसकी वजह से पेड़ों को काटा जा सके, उसके इन पे मतलब इनका जो उस पर मेन फोकस है उस क्षेत्रों पे जिसमें पेड़ कट रहे हैं। विनिमय के लिए कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यूरोपीय संघ को निर्यात किया गया जो उत्पाद है उस भूमि पर उगाया गया है जहां 31 दिसंबर 2020 के बाद वनों की कटाई नहीं की गई है। तो इन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया है कि इसके बाद जो है भूमि पर और जहाँ पे भी पेड़ हैं वहाँ पे कटाई नहीं की गई हो। यह नियमन यानी रेगुलेशन जो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल नहीं है और एक गैर ट्रैफिक व्यवधान प्रकट करता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ये WTO के हिसाब से अनुकूल नहीं है और एक गैर ट्रैफिक जो है व्यवधान प्रकट करता है। तो देखते हैं कि मलेशिया और इंडोनेशिया की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इस पर। इस कानून के माध्यम से जो कथित यूरोपीय संरक्षणवाद का व्यापक विरोध किया गया है, तो इनका विरोध हुआ है इस चीज़ को लेकर के। यह निर्यात के लिए चीन पर निर्भरता को बढ़ावा देगा, जिससे पर्यावरणीय लाभ समाप्त हो सकते हैं। यानी सिंपल सी बात यह है कि इन्होंने मलेशिया और इंडोनेशिया ने ये कहा है कि अगर आप इस तरीके के कानून को प्रमोट करोगे तो क्या होगा कि चीन जैसे जो देश हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे और वो दुनिया भर में और ज़्यादा निर्यात करेंगे, जिससे जो मेन हमारा मोटिव है पर्यावरण को लाभ पहुंचाना, वो समाप्त हो सकता है। तो भारत की स्थिति इस क्षेत्र में क्या है? तो वर्तमान में भारत लगभग 14 मीट्रिक टन खाद्य तेल का आयात करता है, ठीक है, मंगाता है बाहर से। और चालू तेल वर्ष अक्टूबर से जो सितंबर का है, इस माह में पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की वैश्विक कीमतों में भारी गिरावट के कारण आयात रिकॉर्ड 17 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। पहले ये 14 था, अभी गिरावट के कारण ये 17 मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। तो हम आयात करते हैं, बेसिकली हम निर्भर हैं। लगभग 8 मीट्रिक टन जो है वो पाम जो तेल है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से आयातित है, वहाँ से आता है 8 एक बहुत बड़ा हिस्सा। जबकि सोया और सूरजमुखी जैसे अन्य तेल जो है वो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूक्रेन और रूस से आते हैं। तो पाम ऑयल के लिए हम निर्भर हैं इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों पे, जहाँ से एक बहुत बड़ा मतलब अमाउंट कर रहा हूँ, 8 मीट्रिक टन जो है वो पाम ऑयल मंगाए जाते हैं। अगले 3 वर्षों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा और मिजोरम में पाम ऑयल
जो पौधारोपण है उनके कारण भारत का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है और आयात निर्भरता को कम करना है। तो ये इन्होंने स्टैंड लिया है 3 वर्षों में विशेषकर। तो ये जो संभावना है वो मैंने बोला था कि आर्द्रता वाले जो जगह हैं वहाँ पे ताड़ के पेड़ों को उगाना आसान होता है, वो उनके लिए अनुकूल होता है। तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम आप देख रहे हो वैसी ही परिस्थितियों में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल प्रमुख पाम क्षेत्र उत्पादक राज्य हैं। तो ये 3 राज्य ध्यान रखिएगा, प्रमुख उत्पादन जो है वो राज्य है। कुल उत्पादन का 98% हिस्सा रखते हैं। तो ये इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं पाम ऑयल से संबंधित हैं। वैसे ये सब भी आ जाते हैं, लेकिन ये प्रमुख और कभी कभी कुछ करके जो क्वेश्चन को घुमाते हैं ना, ये यहाँ पे दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखिएगा मैप से। यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ हो गया तेलंगाना और यहाँ हो गया केरल। वर्तमान में भारत अपनी घरेलू खाद्य तेल खपत का लगभग 44% उत्पादन करता है। बहुत ठीक है, लगभग 50% से तो कम ही है, बट ठीक है। घरेलू उत्पादन में सरसों 40%, सोयाबीन 24% और मूंगफली 7%। अन्य तेल हैं जिनकी हिस्सेदारी है इस 44% में। नेक्स्ट है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए पाम ऑयल की महत्ता क्या है। तो विश्व में जो पाम ऑयल घूम रही है, आयात निर्यात हो रही है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग जो USDA है, यानी अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उसके अनुसार पाम ऑयल विश्व का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जो है वानस्पतिक ऑयल है, ठीक, जिसका वैश्विक उत्पादन जो है 2020 में 73 मिलियन और जो है मैट्रिक टन था, मिलियन टन था 73 मिलियन टन से अधिक हुआ था। ये 2020 का आंकड़ा है और ये सबसे ज़्यादा व्यापक है। 2022-23 में 77 मीट्रिक टन था, मतलब अब तक अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद जो है रॉयटर्स के अनुसार पाम ऑयल वैश्विक स्तर पर 4 सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये जो 4 है उनका मेजर जो इस्तेमाल होता है वो होता है। खाद्य तेलों की वैश्विक आपूर्तियों का जो है 40% योगदान देते हैं खाद्य तेलों में, जिसमें पाम, सोयाबीन, रेपसीड यानी कैनोला और सूर्यमुखी ऑयल शामिल हैं। इंडोनेशिया जो है पाम ऑयल का जो है 60% जो है वैश्विक आपूर्ति के लिए हिस्सेदार है, यानी कि जो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इंडोनेशिया पूरा करता है विश्व स्तर पे पाम ऑयल के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडोनेशिया है वो कंट्री। तो निष्कर्ष क्या है इस आर्टिकल का कि भारत की खाने पकाने की आवश्यकताओं के लिए पाम ऑयल से संबंधित लाभों को देखते हुए भारतीय किसानों को देश में पाम ऑयल उत्पादन जो है बढ़ाने हेतु पाम ऑयल के लिए क्षेत्र विस्तार के प्रयासों को तेज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ, कि हम घरेलू स्तर पे ही अपने किसानों को या अपने यहाँ ही वैसी परिस्थितियाँ पैदा करें जिसकी वजह से इस क्षेत्र को यानी पाम ऑयल के क्षेत्र को और विस्तारित कर सकें। भारत को अपनी खरीद के साथ साथ आवश्यकताओं में विविधताओं लानी चाहिए, यानी कि हम बाहर से आयात तो कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ पे जो उत्पादित हैं ऑयल हो रहे हैं उनमें विविधता रखना चाहिए। क्योंकि वैश्विक स्तर पे मोस्टली 4 तरीके के ऑयल हम परचेज़ कर रहे हैं और वहाँ पे विश्व स्तर पे उन्हीं 4 ऑयलों का ज़्यादा डिमांड है, जैसे पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, रेपसीड और सूर्यमुखी का ऑयल। तो हमारे पास भी इतनी विविधता रखनी चाहिए। तो इससे संभावित जो प्रश्न है वो क्या है। तो आने वाले वर्षों में पाम ऑयल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन कितना सफल रहा, आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। एक बहुत अच्छा आर्टिकल रहा। तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए।